नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां, पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं चुनाव आयोग की टीमें। वहीं दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। प्रियंका गांधी समेत अखिलेश ने भी महागठबंधन के लिए मांगे वोट। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार, किरण रिजिजू ने कहा राहुल नहीं पचा पा रहे हैं लगातार हार। मतदाताओं को भ्रमित करने में लगी है कांग्रेस। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा छत्तीसगढ़ ने लिखी विकास की नई, नक्सलवाद को लेकर की जा रही कार्रवाई की भी तारीफ की। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी में जुड़ेगा नया अध्याय। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष के साथ प्रस्तावित एफटीए की करेंगे समीक्षा। भारतीय समुदाय को बताया दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहम कड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। व्हाइट हाउस का बयान, हर परिस्थिति के लिए हैं तैयार। आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा का विषय। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कल 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीट पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। उससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। रैली और जनसभाएं भी बड़ी संख्या में हो रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्वी चंपारण की मधुबन विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लालू सरकार का जंगल राज याद करवाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में जितना विकास हुआ, ये उन्होंने जनता को बताया। वो पकड़कर धार कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। और दीदी 11 तारीख का इंतजार कीजिए। नीतीश बाबू 14 तारीख के बाद 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे ताकि आपका विकास हो सके, आपको आगे बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकाल में बिहार में भय का माहौल था। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि सरकार ईमानदारी से चलाई जा सकती है। आरजेडी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी के इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, पहले भाइयों सबके ऊपर भ्रष्टाचार किया, लेकिन 20 वर्षों से आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। पहले भाइयों केवल मैं एनडीए की बात नहीं करता हूं,
विरोधी दल का नेता भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग है। ये एनडीए का चरित्र है। जानकारी मेरी आ गया कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर सत्ता की कुर्सी उसे छोड़नी ही पड़ेगी। राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ध्यान भटकाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में हार मिलती देख कांग्रेस ध्यान भटकाने का काम कर रही है। हरियाणा का कहानी सुना रहे थे, इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले हारे हुए चुनाव पर अनर्गल बातें कर कांग्रेस वोटरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। रिजिजू ने कहा कि बिहार के जो असली वोटर हैं वो एसआईआर से खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या सिर्फ राहुल गांधी को ही है और इनके सहयोगी राजद के नेता भी राहुल गांधी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है। देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखा प्रहार करते हुए एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में होने वाली करारी हार से अपना सिर बचाने का एक हथकंडा मात्र है। ये सबको पता है कि राहुल गांधी देश के संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और जनता के मताधिकार में विश्वास नहीं रखते हैं। वो एक ऐसे आदर्श लोक में खोए हैं जिसमें उनको लगता है कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहें वही सही। लेकिन सच ये है कि इन सब बेबुनियाद हथकंडों की आड़ लेकर वो बिहार चुनाव में होने जा रही हार से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। उनको भी पता है कि कांग्रेस, आरजेडी सहित पूरे महागठबंधन की स्थिति बिहार में पस्त है और जनता लगातार इन लोगों को नकार रही है। ये हर बार एक झूठ लेकर आते हैं, फिर वो झूठ का बम फुस हो जाता है। इसके बाद ये नया झूठ लेकर आते हैं। राहुल गांधी झूठ और फॉल्स नैरेटिव के रिसर्च सेंटर बन चुके हैं। उनको अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। इन सारे हथकंडों के बाद भी राहुल गांधी अपनी एक और असफलता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, सेना को जाति और धर्म के आधार पर बांटना लोकतंत्र के लिए दुखद है और ऐसे विषयों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में
बांट कर देखने का काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन पर? आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, यही पार्टियां जो सालों से जात पात की राजनीति करते हैं आज सेना को भी उसमें घसीट रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ऑकलैंड में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीयूष गोयल के साथ मुलाकात पर खुशी व्यक्त करते हुए भारत न्यूजीलैंड संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके योगदान के प्रति आभार भी व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं और मिलकर दोनों देश कई साझा क्षेत्रों में लाभकारी सहयोग कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों की ओर से इरादे नेक और मजबूत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन कोई अच्छा सौदा तय हो जाएगा हम उसे अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि ये जल्द हो सकता है या इसमें कुछ समय भी लग सकता है। पीयूष गोयल ने इस कार्य को भविष्य की नींव रखने वाला बताया। दोनों तरफ से दोनों देशों के बीच इरादा पक्का है, इरादा नेक है। अच्छे इरादे से किया हुआ काम अच्छा होता है और अच्छा डील जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन हम फाइनल कर देंगे। वो जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। समय इसलिए इतना
जरूरी नहीं है, क्योंकि आखिर ये एक भविष्य के लिए नींव रखी जा रही है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अब अभियान 4.0 की शुरुआत की जा रही है ताकि देश भर के पेंशनर्स आसानी से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने फेस ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग किया है। इसमें 35,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत संभवतः पहला ऐसा देश है जो इतनी बड़ी संख्या में फेस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली का उपयोग सर्विस सेक्टर के काम के लिए कर रहा है। We are now into this 4.0 from 1st of November to 30th of November. Out of these 25.4 lakh of the pensioners who have used face authentication, we have, which is even more encouraging, we have 30,500 who are above 90. It's also a matter of pride that we are among the first possibly in the government sector for having used face authentication technology for a good cause. Earlier on, it got to be adapted before us by the criminal world. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को 8वें इंडिया जापान इंडो पैसिफिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने भारत और जापान के बीच बढ़ती साझेदारी पर कहा कि हमारी साझेदारी पिछले कुछ दशकों में काफ़ी गहराई तक पहुंची है। इससे इंडो पैसिफिक में रणनीतिक स्थिरता बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता को योगदान मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच हाल ही में हुई बातचीत दोनों देशों की साझेदारी को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाती है। जयशंकर ने कहा कि अगस्त में पीएम मोदी की जापान यात्रा ने अगले दशक के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार किया है। उन्होंने बताया कि अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य भी एक महत्वाकांक्षी एजेंडा का सूचक है। The recent conversation between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi, as soon as she assumed office, is testimony to the priority that we both attach to it. The visit of Prime Minister Modi to Japan in August significantly laid out the joint vision for the next decade. Looking ahead, the India-Japan partnership must focus on leveraging our strengths, bolstering our supply chains, and investing in artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, clean energy, and space. भारत की सहकारिता ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। देश की दो बड़ी सहकारी संस्थाएं अमूल और इफ्को ने वैश्विक मंच पर इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में अमूल को दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा मिला है, जबकि इफ्को दूसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की दो बड़ी सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को ने भारत का नाम फिर रोशन किया है। दोनों ही संस्थाएं विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल हो गई हैं, जिनमें अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान मिला है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की पहले नंबर की सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है। GCMMF का गठन 1973 में उस समय हुआ जब गुजरात के 6 जिलों खेड़ा, मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, वडोदरा और सूरत के दुग्ध उत्पादकों को बाजार में अपने उत्पाद बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में मिलकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की नींव रखी।
इस संस्था का उद्देश्य था किसानों के उत्पाद के लिए एक सशक्त वितरण और विपणन नेटवर्क तैयार करना। आज GCMF के नेटवर्क में गुजरात के 18 जिला दुग्ध संघ शामिल है और इसका कारोबार 90,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है। ये संस्था आज 36 लाख से अधिक डेयरी किसानों से जुड़ी है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव संस्था बन चुकी है। अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता का कहना है कि अमूल की सफलता का रहस्य इसके उपभोक्ताओं की विविधता और ग्रामीण संपर्क में छिपा है। वहीं इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन और विपणन से जुड़ी सहकारी संस्था है। ये भारत में 5 प्रमुख इकाइयों का संचालन करती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, ये भारत के लिए गर्व का पल है। विश्व के शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहले 2 में स्थान प्राप्त करने पर अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई। ये अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं की अथक मेहनत और इफ्को के किसानों के योगदान का सम्मान है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि सहकारिता की अपार संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के वैश्विक मॉडल में बदला जा रहा है। इन सहकारी संस्थाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्राम स्तर की आर्थिक भागीदारी और पारदर्शी मॉडल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विश्व मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर लाया जा सकता है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 हथियारबंद यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के उग्रवादियों को मार गिराया है। खानपी हैंगलेप इलाके में हथियारों से लैस उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 उग्रवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, एक AK-56, एक MA4 MK2 राइफल, मैगजीन, गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए। उग्रवादियों ने हाल ही में हैंगलेप में एक गांव के मुखिया की हत्या कर दी थी और स्थानीय लोगों से जबरन वसूली करने के भी कई मामले सामने आए थे। बता दें कि UKNA एक बैन विद्रोही संगठन है जो मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में काम करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।